गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो बेसिकली कल वाली वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर कवर किया था, तो आज हम उसी से ही नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टीरियो आइसोमर में दो टाइप के पढ़े थे, वन इज ज्योमेट्रिकल एंड अनदर वन इज़ ऑप्टिकल। तो इस आज वाली वीडियो में हम ऑप्टिकल आइसोमर कवर करेंगे और ऑप्टिकल आइसोमर के साथ साथ जो हमारा कन्फर्मर्स का टॉपिक है वो वाला भी कवर करेंगे। तो बच्चों आज हमें क्या पढ़ना है? ऑप्टिकल आइसोमर। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा और कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए बेसिकली क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर वो शो करेगा जो कायरल कार्बन होगा जो, और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होंगी। POS एंड COS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगी। अब बच्चों बात आती है कायरल कार्बन कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले वाली वीडियो आई थी उसमें यही बताया था कि कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन होगा sp3 कार्बन, कोई भी कार्बन जिसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में हम कब कहेंगे कि वो ऑप्टिकल आइसोमर है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकल आइसोमर कब शो करेगा? तब हमारे पास यदि कायरल कार्बन होगा, मतलब एक कार्बन जिसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, वो होता है कायरल कार्बन। अब आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होनी चाहिए। अब बेसिकली हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में पता होना चाहिए कि हम कैसे चेक करेंगे POS और COS किसी मॉलिक्यूल में है या नहीं। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कोई भी इमेजिनरी प्लेन कंसिडर करेंगे जो किसी भी चीज़ को 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर दे। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में यदि हम यहाँ से प्लेन पास करें तो एक हिस्सा इस तरफ बच जाएगा, एक हिस्सा इस तरफ, मतलब 2 इक्वल हाफ्स बच जाएंगे, उसको बोलते हैं POS। जैसे आपने ह्यूमन बॉडी से एग्जांपल मैंने बताया, जैसे यहाँ बीचों बीच हम एक प्लेन डालें तो हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आइडेंटिकल पार्ट बचेंगे। तो कभी भी बच्चों इमेजिनरी प्लेन डालेंगे और 2 इक्वल हाफ बच जाए, मतलब सेम टू सेम डिट्टो कॉपी, तो डिट्टो कॉपी बच जाए, उसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि मान लो हमारे पास A लेटर है, A में हम यहाँ से इमेजिनरी प्लेन पास करते हैं तो हमारे पास ये A किस तरीके से डिवाइड हो जाता है, ये किस तरीके से बच जाएगा, ये ऐसे बचेगा, ऐसे बचेगा, इस तरफ का एरिया भी ऐसे बचेगा, ऐसे बचेगा। तो इमेजिनरी प्लेन जो इक्वल हिस्से में डिवाइड कर देता है उसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि B वाला मान लो बच्चों, इसमें भी हम यहाँ से यदि प्लेन पास करते हैं तो सेम टू सेम डिट्टो कॉपी हमें मिल रही है ना, ये इस तरीके से मिल रहा है, ये इस तरीके से मिल रहा है, तो डिट्टो कॉपी मिल रही है, तो इसी को ही बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है बच्चों? यदि हम कोई भी पॉइंट कंसिडर करेंगे, उससे यदि हम ऊपर की तरफ जाएं, नीचे की तरफ जाएं, साइडवेज जाएं, तो हमें सेम टू सेम एटम मिलना चाहिए, सेम टू सेम चीज़ मिलनी चाहिए, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे बच्चों ये मोस्टली आपको 4 मेंबर की रिंग और 6 मेंबर की रिंग में देखने को मिलेगा, और भी मिलता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 4 मेंबर में और आपको 6 मेंबर में देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल से देखो इसको, यदि हम कंसिडर करते हैं, मान लो ये मॉलिक्यूल आपको दे दिया, यहाँ मिथाइल अटैच है, यहाँ इथाइल अटैच है, ये नीचे कुछ नहीं लग रहा बच्चों, समझ मत लेना कुछ लग रहा है जैसे इथाइल एंड मिथाइल। अब कोई आपसे पूछता है कि ये बताइए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे? अभी बताया, हम कोई भी सेंटर में पॉइंट कंसिडर कर लिया, इसके ऊपर जा रहे हो तो हमें ये एटम मिल रहा है, इसके नीचे जा रहे हो तो सेम टू सेम हमें यही एटम मिल रहा है। इसको पलट लो बच्चों, इथाइल और यहाँ मिथाइल। यदि डायगोनल देखते हैं तो यहाँ हमारे पास मिथाइल होता है, यदि इस तरफ डायगोनल में जाते हैं तो ये हमारे पास मिथाइल सेम टू सेम मिल रहा है। ऊपर गए तो सेम, डायगोनल में गए तो सेम, इस तरफ जाके देखो, इस तरफ हमने जाके देखा तो ये मिल रहा है इथाइल, इस तरफ जाके देखा तो ये इथाइल, तो सेम टू सेम मिल रहा है ना बच्चों। यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा और यहाँ देखा, सेम टू सेम मिल रहा है, तो तब क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? यदि हम बीच से लाइन ड्रॉ करें किसी भी मॉलिक्यूल से, 2 आइडेंटिकल चीज़ें मिल जाए, सेम टू सेम चीज़ें मिल जाए, प्लेन पास कर रहे हैं बच्चों, जैसे कि आपने चाकू ले लिया, यहाँ से पूरा काट दिया,
तो आधा हिस्सा इस तरफ बच गया, आधा हिस्सा इस तरफ बच गया, तो प्लेन पास कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, ये बीच में पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, उसके ऊपर जाओ, नीचे जाओ, डायगोनली जाओ, साइडवेज जाओ, आपको सेम टू सेम एटम मिलना चाहिए, तब होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। आगे बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ आ गया। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर होगा उसमें बेसिक कंडीशन ये है कि हमारे पास कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन के साथ साथ उस वाले केस में हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। यदि बच्चों आपके पास मान लो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एब्सेंट हुई, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुई, तो उस वाले केस में भी ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल होगा। मतलब हमारे पास POS और COS दोनों ही एब्सेंट होने चाहिए, ठीक है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए ना सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी भी मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कंडीशन है बच्चे, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल कब होगा, तब यदि हमारे पास कायरल कार्बन हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको समझ आ गई कि किसी भी मॉलिक्यूल में हम किस तरीके से देखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कब हो सकती है, कब नहीं हो सकती, और सेंटर ऑफ सिमेट्री कब। जैसे कि बच्चों एक एग्जाम्पल बताओ आप, CHO कार्बन हाइड्रोजन OH OH CH2OH। यदि आपसे पूछा जाए ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा तो किस तरीके से पता चलाओगे, तो बच्चों सबसे पहले आपको दो कंडीशन ऊपर बताई है, ये दो कंडीशन अप्लाई करना। ये दो कंडीशन जिसमें भी अप्लाई हो जाएंगे वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव ही होगा हमेशा। आपको कुछ नहीं देखना, आपको आंख बंद करके देखना है। दो रूल कौन सा है, कायरल कार्बन, दूसरा रूल कौन सा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री। कायरल कार्बन कैसे देखेंगे, एक कार्बन जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल था प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरीके से देखेंगे, प्लेन लगाएंगे, दोनों साइड यदि हमें सेम चीज़ें मिल रही हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री किस तरीके से देखेंगे, बीच में पॉइंट रख के ऊपर नीचे साइड वाइड सब जगह इक्वल मिलेगा तो हो जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों ये दो रूल लगाने और कुछ नहीं लगाना। जैसे इस वाले मॉलिक्यूल में हम सबसे पहले देखेंगे कायरल कार्बन। तो बच्चों ये वाला कार्बन देखो, एक OH अटैच है, एक H अटैच है, एक CHO अटैच है, एक पूरी ये यूनिट अटैच है, तो ये कायरल कार्बन हुआ। ये वाला कायरल कार्बन वही होगा ना जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, तो 1 2 3 एंड 4 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए। दूसरे वाले कार्बन पे मूव करते हैं, इस पे एक हाइड्रोजन, एक OH, एक CH2OH, एक ये पूरा ग्रुप अलग हो गया। सो दिस इज ऑल्सो द कायरल कार्बन बच्चों। तो हमारे पास इसमें 2 कायरल कार्बन है। अब देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने चाहिए। तो यदि मान लो इसके बीच में हमने ये प्लेन पास कर दिया तो ये मॉलिक्यूल ऊपर नीचे सेम आ रहा है बच्चों, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ऊपर हमारे पास CHO है, नीचे हमारे पास CH2OH है, तो मीन्स इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास एब्सेंट है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो अलग अलग मिल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी इसमें एब्सेंट हो गई और कायरल कार्बन हमारे पास प्रेजेंट हो गया। तो दीज आर कंडीशन जो फिलफिल कर रही है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने के लिए। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। आ गया ना बच्चों समझ। ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव किस तरीके से देखेंगे, ये वाला है। अब लैब में किस तरीके से देखा जाता है बच्चों, एक हमारे पास होता है पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कोई भी हमारे पास कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो पोलैरीमीटर में बच्चों एक पोलैरीमीटर होता है, उससे हम कैसे पता चलाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये एक एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे हम किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को भेजेंगे। ये कोई भी लाइट है जो चारों तरफ जा रही है, इस लाइट को हमने पास किया पोलैरीमीटर में, ठीक है बच्चों। वहाँ पर हमारे पास होता है निकोल प्रिज्म। ये हमारे पास निकोल प्रिज्म, ये हमारे पास है ऑर्डिनरी लाइट। तो बच्चों ऑर्डिनरी लाइट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट जा रही है और इसको हमने पास कर दिया पोलैरीमीटर। वहाँ पे निकोल प्रिज्म होता है। निकोल प्रिज्म क्या कर देता है, इस लाइट को एक ही डायरेक्शन में भेज देता है और इसको कन्वर्ट कर देता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है, जो लाइट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही थी वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो पोलैरीमीटर ट्यूब होती है उसमें हमारे पास सैंपल होता है, कोई भी कंपाउंड होता है, ये मान लो सैंपल है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सैंपल से पास होगी, तो यदि यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारे पास रोटेट कर रही है,
मान लो रोटेट कर रही है, और रोटेट किस डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ बच्चों कि कोई भी हमने ऑर्डिनरी लाइट पास कर दी। ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म से पास हुई। निकोल प्रिज्म ने क्या किया, जो डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट जा रही थी उसको पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में भेज दिया गया और उसको कन्वर्ट कर दिया प्लेन पोलराइज लाइट में। यहाँ पे हमारे पास जो पोलैरीमीटर ट्यूब है उसमें हमारा जो सैंपल है जिसको हमें चेक करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, उस सैंपल से ये प्लेन पोलराइज लाइट पास हुई। फिर उसके बाद हमने देखा जो ये लाइट हमने पास करी है ये किस डायरेक्शन में रोटेट हो भी रही है या नहीं भी। बच्चों ये रोटेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यदि मान लो डज नॉट रोटेट, मान लो ये रोटेट ही नहीं हुई बच्चों। यदि रोटेट नहीं हुई इसका मतलब होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, और यदि रोटेट हुई तो इसका मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव। तो बच्चों यदि रोटेट होगी तो दो डायरेक्शन में होगी, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो क्लॉकवाइज रोटेट होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। तो क्लॉकवाइज रोटेट होती है उसको बोलते हैं डेक्सोरोटेटरी, और यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है इसको बोलते हैं लियो रोटेटरी। डेक्सोरोटेटरी का मतलब पॉजिटिव, लियो रोटेटरी मतलब नेगेटिव। तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, इससे हम ये पता, पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट से हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। किस तरीके से पता चला, कोई भी लाइट हमने पास करी निकोल प्रिज्म पे जो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो गई, सैंपल से पास हुई तो देखेंगे वो रोटेट हुई है या नहीं हुई है। यदि रोटेट नहीं हुई तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। यदि रोटेट हुई है या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गई है या एंटी क्लॉकवाइज में गई है। क्लॉकवाइज में गई उसको बोल रहे हैं डेक्सोरोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज में गई उसको बोल रहे हैं लियो रोटेटरी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट था जिसकी हेल्प से हमने फाइंड आउट किया कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इनएक्टिव होगा। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। इसके बाद इसी में ही हम ये देखेंगे एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर और आइडेंटिकल। यदि कोई भी बच्चों कंपाउंड हमें पता चल गया ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के बाद हम क्या चेक करेंगे कि वो कंपाउंड, हमारे पास तीन केस बनते हैं, एक बनता है एनेंशियोमर, एक बनता है आइडेंटिकल और एक बनता है डायस्टीरियोमर। बच्चों हमारे पास जो एनेंशियोमर होता है, एनेंशियोमर में क्या होता है, हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती हैं और कायरल कार्बन होता है। जो हमने रूल देखे ना, सबसे पहले हमने ऑप्टिकल आइसोमर में जो रूल देखे थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, कायरल कार्बन, ये सब में फुल होंगे। चाहे हम एनेंशियोमर देख रहे हैं, चाहे हम डायस्टीरियोमर देख रहे हैं, चाहे हम आइडेंटिकल देख रहे हैं। तो बच्चों एनेंशियोमर का मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास जो कंपाउंड होगा जो दे रखे होंगे वो क्या हो जाएगा, मिरर इमेज होगा आपस में, मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमारे पास इसमें केस आते हैं, पहले वो बताती हूँ। सबसे पहले मान लो हमने चेक किया कोई भी मॉलिक्यूल दे रहा है उसमें सिर्फ वन कायरल कार्बन है, ओनली वन कायरल कार्बन। तो बच्चों तो वन कायरल कार्बन होगा, उस वाले केस में क्या हो जाएगा, या तो दो ही पॉसिबिलिटी होगी। आपने चेक किया कि इसमें कायरल कार्बन तो एक है, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो एनेंशियोमर होगा या वो आइडेंटिकल होगा। उस वाले केस में आपको देखना ही नहीं है तीसरी चीज। बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ ये एनेंशियोमर है या ये आइडेंटिकल है या ये डायस्टीरियोमर है। डायस्टीरियोमर ये होती क्या है टर्म, अभी आगे जैसे जैसे में मूव ऑन करेंगे तो बताऊंगे। जैसे कि एनेंशियोमर का बता दिया कि एनेंशियोमर क्या होगा, ये मिरर इमेज होगा बट नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। यदि हमारे पास वन कायरल कार्बन है बच्चों, तो वन कायरल कार्बन में ओनली दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो वो एनेंशियोमर होगा या फिर वो आइडेंटिकल होगा। एनेंशियोमर
और आइडेंटिकल। तो जब 1 कायरल कार्बन दिख गया तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें चेक करनी है, या तो एनेंशियोमर या आइडेंटिकल। अब हम चेक कैसे करेंगे एनेंशियोमर आइडेंटिकल से बच्चों? इसके 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक आप RS से भी चेक कर सकते हो, एक मिरर इमेज से भी चेक कर सकते हो। पहले हम मिरर इमेज वाला देखते हैं। जैसे कि आपके पास दिया गया एग्जाम्पल दिया गया मिरर इमेज बच्चों, एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। CHO कार्बन OH H H OH CH2OH। तो बच्चों हमारे पास 2 दिए गए, CHO कार्बन H OH OH H CH2OH। बोला गया A और B में क्या रिलेशन है? फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन A एंड B मॉलिक्यूल। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? तो पहले एक कायरल कार्बन का देख लो। चलो एक कायरल कार्बन का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक कायरल कार्बन ही देख लो। तो हमने देखा कि इसमें एक कायरल कार्बन है, तो एक कायरल कार्बन में हमने क्या पॉसिबिलिटी बताई, या तो एनेंशियोमर होगा या आइडेंटिकल होगा। तो बच्चों अब हम पता कैसे चलाएंगे? हम सबसे पहले इस वाले सैंपल की हम मिरर इमेज बनाएंगे। तो मिरर इमेज बनाई, जैसे इस वाले की बना लो। यहीं पे ये हमने मिरर लगा दिया। तो मिरर क्या काम करता है? जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपको मिरर में क्या दिखता है? अपना फेस दिखता है। तो बच्चों कभी नोटिस करना, मिरर में आप लेफ्ट हैंड उठाओगे तो राइट दिखेगा, राइट उठाओगे तो लेफ्ट दिखेगा। मतलब मिरर में लेफ्ट राइट इंटरचेंज हो जाता है। तो इसके मिरर इमेज बनाओगे तो क्या बनेगा? टॉप बॉटम तो सेम ही रहेगा। CHO कार्बन लेफ्ट राइट बन जाएगा और राइट लेफ्ट बन जाएगा, एंड CH2OH। तो बच्चों अब ये देखो, ये मिरर इमेज, इसकी जो मिरर इमेज है वो सेम टू सेम ही तो ये है, सेम टू सेम ही तो बनी है। तो अब इस वाली चीज को और इस वाली चीज को आप कंपेयर कर रहे हैं तो ये सेम टू सेम है, इसकी मिरर इमेज यही है। अब A और B है, इसको उठा के बच्चों अब इसके ऊपर रखोगे तो ये सुपर इम्पोज हो रही है, मतलब इसको पूरी को कवर कर रही है? नहीं कर रही। इस पूरे मॉलिक्यूल को आप इसके ऊपर लेके आ रहे हो तो HOH आपस में थोड़ी कवर करे, H को ही तो कवर करेगा, OH को ही तो कवर करेगा, HOH को नहीं कर सकता बच्चों। सेम यूनिट को कवर करेगी, डिफरेंट यूनिट कभी भी सेम यूनिट को कवर नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया, A सैंपल और B, एक बार थोड़ा रफ करती हूँ। इसकी सबसे पहले हमने मिरर इमेज बनाई, मिरर इमेज बन गई तो मतलब मिरर इमेज तो हमारे पास है। अब हम ये देखेंगे सुपर इम्पोजिबल है या नहीं। तो जो मेन हमारे पास सैंपल दे रखे हैं, मॉलिक्यूल दे रखे हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर लेके आओ। B वाले मॉलिक्यूल को इसके ऊपर लेके आई, मतलब ये इसको कवर नहीं कर पाया, तो मीन्स ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेज तो हमारे पास हो गया बट नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया, मिरर इमेज but non-superimposable. So this molecule is enantiomer. बच्चों यही मॉलिक्यूल यदि सुपर इम्पोज भी करता और मिरर इमेज भी बनाता तो वो होता आइडेंटिकल। एनेंशियोमर की डेफिनेशन ये होती है जो हमने यहाँ पे बताई है, और आइडेंटिकल में क्या होता है? सुपर इम्पोजिबल भी होता है, सुपर इम्पोजिबल एंड मिरर इमेज, ये दोनों चीजें होती है। और डायस्टेरियोमर में ना तो मिरर इमेज होती है और ना ही सुपर इम्पोजिबल होता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? एनेंशियोमर में क्या हो जाएगा? एनेंशियोमर में मिरर इमेज भी बनेगी और सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। आइडेंटिकल में दोनों चीजें होंगी, डायस्टेरियोमर में एक भी चीज नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ये हम बना के देखेंगे, मिरर रख के देखेंगे। मतलब मिरर रखने का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट को राइट बना दो, राइट को लेफ्ट बना दो, तो इससे चेक कर लेंगे कि हमारे पास मिरर इमेज बन रही है या नहीं। देन सुपर इम्पोजिबल करके देख लेंगे और फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल एनेंशियोमर है या आइडेंटिकल है। और यदि एक कायरल कार्बन होगा तो हमारे पास 2 ही केस होंगे, या तो वो एनेंशियोमर होगा या वो आइडेंटिकल होगा। उस वाले केस में आपको डायस्टेरियोमर चेक करने की ही जरूरत नहीं है। और यदि मान लो हमारे पास 2 कायरल कार्बन हुए तो 2 कायरल कार्बन में बच्चों आपको तीनों पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि एनेंशियोमर है, आइडेंटिकल है या डायस्टेरियोमर है। ठीक है, अब बात करते हैं 2 कायरल कार्बन के एग्जाम्पल की। यदि मान लो हमने लिया CHO कार्बन H
OH H OH CH2OH। तो बच्चों आपने इसमें देखा कि दो कायरल कार्बन है, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो मतलब इसमें तीनों पॉसिबिलिटी होंगी। हमारे पास एनेंशियोमर भी हो सकता है, आइडेंटिकल भी हो सकता है और डायस्टेरियोमर भी हो सकता है। तो कैसे चेक करेंगे? यदि एक हमारे पास ये दे दिया CHO कार्बन OH H H OH CH2OH A B, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन A एंड B। हमें ये बताना है कि जो A और B है ये एनेंशियोमर होगा, डायस्टेरियोमर होगा, आइडेंटिकल होगा। अब हमने देखा कि दो कायरल कार्बन है, मतलब दो कायरल कार्बन है, तो इसमें तीनों ही पॉसिबिलिटी है, हमें तीनों ही चेक करने पड़ेंगे। तो हम किस तरीके से चेक करेंगे? सबसे पहले हमने बताया कि हम मिरर इमेज चेक करेंगे कि मिरर इमेज है या नहीं। तो इस वाले की मिरर इमेज बनाओ। सबसे पहले इसकी हमने मिरर इमेज बनाई, मान लो। तो लेफ्ट राइट को चेंज कर दो, टॉप बॉटम को सेम रहने दो। CHO OH H OH H CH2OH। तो बच्चों ये देखो, जो ये वाला मॉलिक्यूल है और B है, ये सेम टू सेम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इस वाले में आप ये देखो और ये वाला देखो, डिफरेंट है ना। इसमें OH किस तरफ है, इसमें H किस तरफ है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये मिरर इमेज नहीं है। तो मिरर इमेज नहीं है तो सुपर इम्पोजिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ना तो मिरर इमेज ना सुपर इम्पोजिबल, तो वो क्या हो जाता है? डायस्टेरियोमर। तो इसका रिलेशन क्या आ जाएगा? डायस्टेरियोमर। ठीक है बच्चों, आगे समझ। किस तरीके से चेक करेंगे एनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर आइडेंटिकल? पहला मेथड होता है बाय द हेल्प ऑफ द मिरर इमेज। जो पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है इसी से हम चेक करेंगे कि मिरर इमेज है या नहीं, सुपर इम्पोजिबल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इनमें बता देंगे 1 कायरल कार्बन और 2 कायरल कार्बन के अलग अलग केस है। 1 कायरल कार्बन में 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो एनेंशियोमर या आइडेंटिकल। 2 या इससे ज़्यादा में 3 पॉसिबिलिटी होंगी, आपको चेक करना पड़ेगा। अब आता है बच्चों हमारे पास R&S नोमेनक्लेचर। R&S के हेल्प से भी हम एनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर को बता सकते हैं। कैसे बताएंगे वो देखते हैं। पहले हम RS निकालना तो हमें आना चाहिए ना, तभी तो बताएंगे। देखो, यदि हमारे पास एक R है, दूसरा S है, एक R है, ये भी R है। यदि मान लो एक R है दूसरा भी R है, तो वो हो जाएगा आइडेंटिकल। एक ही कायरल कार्बन है, मान लो 1 कायरल कार्बन। आपने RS चेक किया तो आपके पास एक मॉलिक्यूल का ये आया, एक मॉलिक्यूल का ये आया। तो जिसमें सेम RS आ जाएगा, या फिर SS, या मान लो SR, तो ये सेम ही आ गया। तो इस वाले केस में भी आइडेंटिकल। और यदि आपके पास डिफरेंट आएगा उसको बोलेंगे एनेंशियोमर। यदि 1, बच्चों ये ध्यान रखना 1 कायरल कार्बन लिखा है यहाँ पे, 1 कायरल कार्बन। यदि मान लो 2 कायरल कार्बन है, तो उस वाले केस में यदि आपने निकाला तो एक का R आया, दूसरे का S आया, इस वाले का R आया। 2 सैंपल हुए ना, एक A सैंपल है, एक B सैंपल है। A सैंपल, B सैंपल। तो बच्चों A में जो 1 कायरल है वो R आया, दूसरे वाला S। B में भी 1 R और दूसरे वाला S। तो इसका मतलब क्या हो गया? आइडेंटिकल। यदि मान लो दूसरा केस हमने माना कि एक का R दूसरे का S, और जो B वाला है ये मान लो S, ये R। बच्चों बिल्कुल अपोजिट आ रहे हैं, 1 इज R एंड अदर 1 इज S, 1 इज S एंड अदर 1 इज R। सो ये हो जाएगा एनेंशियोमर। थर्ड केस आता है, मान लो 1 R दूसरा R, ये S ये R। तो बच्चों ना तो ये आइडेंटिकल है, मतलब आइडेंटिकल होते तो उस वाले केस में R S S सेम आता, एनेंशियोमर होते तो टोटली अपोजिट आता। बट इस वाले में इरेगुलर अरेंजमेंट है तो इसको हम बोलेंगे डायस्टेरियोमर। तो इस तरीके से हम R और S के
की हेल्प से पता चला सकते हैं कि कौन एनेंटियोमर होगा, कौन आइडेंटिकल होगा और कौन डायस्टेरियोमर होगा। अब बेसिकली आप सोच रहे हो आरएस है क्या, निकालेंगे कैसे? इनके हेल्प से पता तो ऐसे चलेगा। अब आरएस निकालेंगे कैसे, वहाँ पे मूव ऑन करते हैं कि आरएस है क्या क्या चीज़ें बच्चों। देखो आर एंड एस निकालेंगे कैसे, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शन में। फिशर प्रोजेक्शन होता है इस तरीके से, यहाँ मान लो CHO, यहाँ मान लो CH3, यहाँ मान लो H, यहाँ मान लो OH। तो बच्चों आरएस में हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास किसका होगा। तो सबसे पहले इसमें एटॉमिक मास O का है, सबसे ज़्यादा OH का है। सबसे पहला एटम क्या है, ऑक्सीजन, तो OH का। देन उसके बाद मूव ऑन करेंगे, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो सेकंड प्रायोरिटी यहाँ हो जाएगी। थर्ड प्रायोरिटी किसको देंगे, CH3 को देंगे बच्चों, एंड फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को देंगे। अब हम साइकिल गिनती किस तरीके से होती है, 1 2 3 एंड 4, तो इस तरीके से ही मूव करेंगे। तो 1 से सीधा 2 की तरफ जाओ, आपको 1 से 2 की तरफ जाना है, फिर उस 2 के बाद चाहे 3 आए 4 आए वो आपको नहीं देखना है। 1 से 2 की तरफ मूव कर दो, क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये देखो। तो आपने इस तरीके से मूव कर दिया तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो बच्चों यदि क्लॉकवाइज जाता है तो होता है R, और एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो होता है S। तो ये किस तरीके से जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो मतलब S होगा। बट बच्चों ये गलत है, क्यों? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने बताया कि क्लॉकवाइज R होगा और एंटी क्लॉकवाइज S होगा। ये कब होगा बच्चों, यदि हमारे पास फोर्थ प्रायोरिटी है वो वर्टिकल लाइन पे आएगी तभी होगा। फोर्थ हमारे पास कहाँ पे आ रही है, फोर्थ हमारे पास आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो यदि फोर्थ प्रायोरिटी, इफ फोर्थ प्रायोरिटी कम ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, come on horizontal line, that will be vice versa case, vice versa case। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यदि फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रही हो तो हम R को S बना देंगे और S को R बना देंगे। तो हमारे पास S है तो इसको हम बना देंगे R, तो इसकी क्या हो, इसका RS क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। देखो शुरू से सुन लो, सबसे पहले मॉलिक्यूल दे रखा होगा, उसमें हम प्रायोरिटी लिखेंगे। प्रायोरिटी किसके बेसिस पे लिखी जाती है, एटॉमिक मास के बेसिस पे। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, जो भारी होगा वो जीतेगा। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देखेंगे। तो इन सब में यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो किसका वजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का ही तो मास ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी। अब बच्चों यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, सेम सेम हो गया, तो इससे आगे बढ़ेंगे। कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, इसके बाद भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, बट इसके बाद एक हाइड्रोजन के पास भी दूसरा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मास ज़्यादा है, ऑक्सीजन का ज़्यादा, ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस के बात है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे और इसको थर्ड प्रायोरिटी, और फोर्थ प्रायोरिटी जो बच गई वो। अब हम देखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में जा रहा है, 1 से 2 नंबर पे आना है, तो ऐसे मूव कर दिया तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब S। बट फोर्थ कम ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये वाइस वर्सा का केस हो गया, S किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R में। यदि बच्चों यही मॉलिक्यूल हमारे पास इस तरीके से होता, CHO CH3 OH H, तो इसको किस तरीके से प्रायोरिटी देते, ये 1 हो गई, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 1 2 3 4। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, S, और फोर्थ किस में है, वर्टिकल लाइन में है, तो ये चेंज नहीं करना। तो समझ आ गया बच्चों,
फिशर प्रोजेक्शन में हम क्या देखेंगे कि जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो कहाँ आ रही है, वर्टिकल लाइन पे आ रही है या हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रही है। यदि वर्टिकल लाइन पे आ रही है तो हम सेम रखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रही है तो वाइस वर्सा का केस कर देंगे। ठीक है, अब यदि हमारे पास एक होता है साहॉर्स प्रोजेक्शन, उसमें आर एस किस तरीके से निकालेंगे वो देखो बच्चों। एक होता है साहॉर्स प्रोजेक्शन, इसमें हमारे पास 3 केस बनते हैं। पहला आता है फोर्थ प्रायोरिटी कम ऑन डैश पोजीशन and other one is fourth priority come on wedge position। और एक होता है यदि फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे आए, प्लेन में आए। तो बच्चों 3 पॉसिबिलिटी होती हैं, इनके बेसिस पे हम आरएस बताते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। यदि हमारे पास है यहाँ मान लो CH3, यहाँ मान लो हाइड्रोजन, यहाँ मान लो OH, यहाँ मान लो इथाइल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है। किसके बेसिस पे देनी है, मास के बेसिस पे देनी है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पहला आइटम देखो, सो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, इसकी सेकंड प्रायोरिटी, इसकी थर्ड प्रायोरिटी, इसकी फोर्थ प्रायोरिटी। अब नंबर के अकॉर्डिंग घुमा दो, 1 के बाद हमें 2 देखना है, तो ऐसे चले गए। तो किस तरीके से जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज में होता है S, तो ये हो जाएगा S। तो बच्चों यदि फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे होगी तो हम जो आएगा वही लिख देंगे। अब बात करते हैं वेज पे हो तो क्या करेंगे। मान लो एग्जाम्पल है हमारे पास CH3, यहाँ मान लो H, यहाँ मान लो ये सेम टू सेम ये लिख देते हैं, इसको वेज पे कर देते हैं, OH इथाइल। तो इसमें पूछा है कि इसका R और S बताओ। तो सबसे पहले वही है, प्रायोरिटी नोट डाउन करो। सबसे ज़्यादा OH की, देन इसके बाद किसकी होगी, मिथाइल या इथाइल, ओब्वियसली इथाइल, देन मिथाइल, देन हाइड्रोजन। एक के बाद सीधा 2 ढूंढो, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया बच्चों। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, R हो गया। बट ये देखो फोर्थ प्रायोरिटी किस पे आ रही है, वेज पे आ रही है। तो वेज पे आएगी तो वो केस हो जाएगा वाइस वर्सा का केस। तो इसका मतलब R को कन्वर्ट करना है S में। आ गया बच्चों समझ। यदि वेज पे होगा तो हमें वाइस वर्सा करना है। यदि फिशर प्रोजेक्शन की बात करें उसमें वाइस वर्सा किस में किया था, जल्दी बताओ। फिशर प्रोजेक्शन के केस में हमने वाइस वर्सा का केस किया था यदि हमारे पास फोर्थ प्रायोरिटी किस पे आ जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए। उसमें वर्टिकल लाइन पे आएगी तो सेम वही केस होएगा। यदि क्लॉकवाइज है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S। बट फोर्थ प्रायोरिटी कम ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, देन वाइस वर्सा केस विल बी एप्लीकेबल। एंड इस वाले केस में वाइस वर्सा का केस कब एप्लीकेबल होगा, यदि फोर्थ प्रायोरिटी हमारे पास वेज पे आएगी तब। अब बात करते हैं यदि प्लेन पे आ जाएगी तो किस तरीके से पता करेंगे। तो बच्चों मान लो प्लेन पे यही वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, CH3 H OH इथाइल। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग दो। नंबरिंग हमने दे दी ऑक्सीजन, देन इथाइल, देन मिथाइल, देन हाइड्रोजन। अब हमने देखा फोर्थ प्रायोरिटी तो प्लेन पे आ रही है, तो बच्चों तो प्लेन पे फोर्थ प्रायोरिटी आएगी तो उस वाले केस में क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे देखो एक बार ध्यान से समझना। ये प्लेन वाला, ये थोड़ा बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है। तो बच्चों फोर्थ प्रायोरिटी को हम वेज पे लेके इस पे डैश पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, पहले सेम टू सेम ये बना लो। देखो सबसे इजी तरीका बताती हूँ, ये बना लिया, सेम टू सेम आपने बना लिया।
इसके बाद फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लेके आना है, तो डैश पे लेके आ गए H। अब जहाँ से आपने फोर्थ प्रायोरिटी को भेजा है ना, जिसके साथ भेजा है उसको यहाँ ले आओ, जिसकी जगह आपने ली है ना जाके, तो उसको भी तो कहीं तो जगह मिलेगी। इसको आपने फोर्थ प्रायोरिटी को क्या किया, डैश पे लेके गए, इसको घर से निकाल दिया, तो घर से निकलने के बाद कहीं तो जाएगा ये, कहीं तो इसको जगह मिलेगी, किसी के घर में तो जाएगा। तो फोर्थ वाले ने इसकी जगह ले ली, तो ये इस दूसरे में ये H की जगह ले लेगा, इसका घर ले लेगा। फोर्थ ने डैश वाले का घर ले लिया, तो डैश वाला फोर्थ वाले का घर ले लेगा, तो H कहाँ चला गया, डैश पे, और यहाँ क्या आ गया, OH। तो बच्चों ये दोनों पोजीशन आपने चेंज कर दी, फिर इन दोनों के साथ तो नाइंसाफ़ी होगी ना, दोनों ने तो अपना घर बदल लिया, दो तो पुराने वाले घर में ही रह रहे हैं, वो कहेंगे हम भी अपना घर चेंज करेंगे, तो उन दोनों का भी आपस में आप घर चेंज कर दो, इनको क्या कर दो, एक दूसरे के घर भेज दो। इथाइल को यहाँ भेज दिया और ये मिथाइल इसके घर आ गया। ठीक है बच्चों, अब प्रायोरिटी दो, सबसे पहले हो गया OH, देन हो गया इथाइल, देन हो गया मिथाइल, देन हो गया हाइड्रोजन। अब इसकी चक्री घुमाओ एक से, अब बच्चों हाँ ये वाला केस देखो, हमने क्या बताया था, एक के बाद दो ढूंढना है, बट यहाँ तो एक के साइड में 3 है, एक साइड 4 है, तो किस तरीके से करेंगे, ऐसा केस हो जाएगा तो आपको 4 की तरफ जाना है, 1 4 2 1 3 2, तो आपको ये वाला रूट फॉलो करना है, ये याद रखना। ठीक है, अब इसको ये वाले रूट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, दिस विल बी, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ना, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, S, तो ये मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ, ये थे हमारे पास RS नेम किस तरीके से देंगे, तो 2 केस में पढ़ा, सबसे पहले हमने फिशर में देख लिए, देन हमने साहॉर्स में देख लिए। तो बच्चों इसको याद करने का तरीका, इसको मैं तो ऐसे याद रखती हूँ DU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी। D का मतलब होता है यदि डैश पर आएगा तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, वाइस वर्सा का केस नहीं होगा। U से आप ये मान के चलो ये V है, तो मतलब यदि वर्टिकल लाइन पे आएगा तो ये वाइस वर्सा का केस नहीं होगा। तो DU से आप याद रख लो डैश एंड U का मतलब V, वर्टिकल लाइन। समझ आ गया। तो हम एनेंटियोमर, डायस्टेरियोमर और आइडेंटिकल किसके बेस पे बताएंगे, बाय द हेल्प ऑफ द मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट, या फिर हम RS वाले कॉन्सेप्ट से बताएंगे। RS वाले कॉन्सेप्ट से बता दिया आपके पास कि एक कायरल कार्बन होगा तो एनेंटियोमर और आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल में क्या होगा, 1 R है तो दूसरा भी R, 1 S है तो दूसरा भी S। और यदि 2 कायरल कार्बन है तो उस वाले केस में किस तरीके से देखेंगे, यदि 1 R है दूसरा S है, दूसरा वाला कायरल S है वो R है, मतलब अपोजिट है आपस में, तो एनेंटियोमर हो जाएगा, सॉरी। और यदि इरेगुलर अरेंजमेंट है कि 1 R है दूसरा S है, सेकंड वाला R है ये भी R है, मतलब बिल्कुल अपोजिट का केस नहीं है, तो उस वाले केस में हमारे पास डायस्टेरियोमर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ लिख देती हूँ एक बार, यदि एक R है दूसरा R है तो आइडेंटिकल, एक R है दूसरा S है तो एनेंटियोमर, 1 कायरल कार्बन। 2 कायरल कार्बन की बात करें, ये चलो आपसे पूछती हूँ, पीछे वाली स्लाइड में आपको बताया है ना, यदि एक R है एक S है, 2 कायरल कार्बन है, ये वाला R है A B, ये R है, तो ये बताओ ये डायस्टेरियोमर है या एनेंटियोमर है या फिर आइडेंटिकल है। तो बच्चों एनेंटियोमर में क्या होता है, टोटली अपोजिट, 1 R है S अपोजिट, R का S आना चाहिए था तभी तो अपोजिट होता, तो अपोजिट तो नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा डायस्टेरियोमर। आ गया समझ। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो एनेंटियोमर होगा, डायस्टेरियोमर होगा या आइडेंटिकल होगा। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, सूडो कायरल सेंटर क्या होते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर को हम निकालते किस तरीके से, और कन्फर्मेशन वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय।
ओके बच्चों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे ऑप्टिकल आइसोमर, तो ऑप्टिकल आइसोमर में कुछ टर्म्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए कि बेसिकली कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ डी है या एल है, इरिथ्रोथ्रियो, ये कुछ टर्म्स हैं, ये हम अभी कवर कर लेंगे, 10 मिनट में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों जो डी और एल होता है ये किस तरीके से पता कर लेते हैं। डी और एल बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड में फाइंड आउट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड, इसमें पता चलता है। तो डी और एल का मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें जैसे एग्जांपल से बताती हूँ, CHO कार्बन, COH H CH2OH। यदि पूछा जाए कि ये डी है या एल है तो किस तरीके से पता करेंगे बच्चों। जो लास्ट कायरल कार्बन होता है उसमें ये देखेंगे जो OH है वो लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। यदि OH हमारे पास लेफ्ट साइड में हुआ, OH यदि लेफ्ट साइड में हुआ तो वो हो जाएगा L, और यदि राइट साइड में हुआ तो वो हो जाएगा D। लास्ट कायरल कार्बन देखेंगे हम, लास्ट कायरल कार्बन, और जो हमारे पास जैसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है वो टॉप में होना चाहिए। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, ये ध्यान रखना बच्चों, OH की पोजीशन तभी चेक करोगे तब मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप टॉप में हो, और जो इस जितने भी हम नंबर कर रहे हैं 1 2 3 4, ये सारे कार्बन वर्टिकल लाइन में हो। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप टॉप पर हो एंड ऑल कार्बन प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन। तो उस वाले केस में क्या देखेंगे, अब OH की पोजीशन देखेंगे लास्ट कायरल कार्बन की। लास्ट कायरल कार्बन पर लगे हुए ग्रुप की पोजीशन देखेंगे कि OH लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में। तो बच्चों ये OH है, ये हमारे पास राइट साइड में है, तो OH राइट साइड में होगा तो उसको क्या नाम देंगे, D। तो ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ हमारे पास D है। यदि यही OH यदि हमारे पास लेफ्ट साइड में होता तो उसको हम क्या दे देते, L देते। इस तरीके से हम D और L की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है वो टॉप पर होना चाहिए, और जो नंबरिंग देंगे कार्बन की, ऑल कार्बन कम ऑन वर्टिकल लाइन, एक ही लाइन में होने चाहिए। एंड इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो लास्ट कायरल कार्बन है उस पर OH की पोजीशन किस तरीके से आ रही है। यदि वो लेफ्ट में आ रही है तो किस तरीके क्या दे देंगे हम उसको, लेफ्ट में आ रही है तो L, और राइट में आ रही है तो उसको क्या दे देंगे, D दे देंगे। इस तरीके से इसमें हम पता करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास D कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा या L कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद यदि हम बात करते हैं इरिथ्रो और थ्रियो की, तो इरिथ्रो और थ्रियो किस तरीके से होता है ये ध्यान देना। इरिथ्रो का मतलब होता है सेम साइड, सेम साइड, और थ्रियो का मतलब होता है डिफरेंट साइड, डिफरेंट साइड। तो इसका मतलब जैसे कि CHO कार्बन, OH OH CH2OH। तो बच्चों ये OH है, दोनों सेम साइड में हैं, तो ये हो जाएगा इरिथ्रो। और यदि यही OH हमारे पास इस तरीके से होता, CHO OH H CH2OH, तो ये हमारे पास हो जाता थ्रियो, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। D एंड L कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इरिथ्रो और थ्रियो में ये देखते हैं कि ग्रुप हमारे पास सेम साइड है तो इरिथ्रो, और डिफरेंट साइड है तो थ्रियो हो जाता है। अब बात करते हैं हम मीजो कंपाउंड की। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं मीजो। तो बच्चों जो मीजो कंपाउंड होते हैं ये होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होते हैं, जो सबसे पहले हमने पढ़ा ऑप्टिकली एक्टिव क्या थे, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं थी, और जिसमें कायरल कार्बन थे, वो ऑप्टिकल एक्टिव था। मतलब इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं कर रही होगी, तभी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो सबसे पहले बच्चों मीजो कंपाउंड में हम क्या चेक करेंगे, एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन होने चाहिए, एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन शुड बी प्रेजेंट, should be present। एंड इसके बाद बच्चों हम इसमें मीजो कंपाउंड में क्या देखेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री ये प्रेजेंट होनी चाहिए। इनमें से एक भी प्रेजेंट होगी, एनीवन
तो उस वाले केस में मीजो कंपाउंड होगा। तो बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तभी तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, इसी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। जैसे बच्चों एग्जाम्पल देखो इसका, CHO OH H OH H, यहाँ मान लो CH3 और यहाँ CH3। अब इस मॉलिक्यूल में अब ये बताओ कायरल कार्बन है या नहीं। एक OH अटैच है, एक H अटैच है, एक CH3, एक पूरी ये यूनिट, मतलब एक कायरल तो ये रहा और एक कायरल ये रहा। तो अब इसमें हम देखेंगे कि दो कायरल कार्बन तो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यहाँ से प्लेन पास किया तो बच्चों ऊपर जैसी यूनिट है सेम टू सेम नीचे है, तो इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है और कायरल कार्बन भी है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड, मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ आ गया, हमारे पास D एंड L कवर हो गया, इरिथ्रो एंड थ्रियो कवर हो गया, मीजो कवर हो गया। अब बात करते हैं सूडो कायरल कार्बन के बच्चों। सूडो कायरल कार्बन क्या होगा, सूडो कायरल कार्बन। सूडो कायरल कार्बन में क्या होता है, एक कार्बन होता है, उस पर दो यूनिट तो डिफरेंट होंगे और जो दो यूनिट होंगे ना बच्चों उनका मोलिकुलर मास सेम होगा। मीन्स दो यूनिट डिफरेंट और जो दो यूनिट होंगे उनका मोलिकुलर मास सेम होगा। जैसे कि एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CH2, CH3, CH3, CH2, CH3, CH3। तो इस मॉलिक्यूल को देखोगे बच्चों, यहाँ पे OH अटैच है, यहाँ H अटैच है, यहाँ पे जो ये वाली यूनिट है बच्चों, ये वाली यूनिट सेम है। तो सूडो कायरल में क्या हो जाएगा, दो यूनिट सेम हो, दो यूनिट डिफरेंट और जो दो होंगे उनका मोलिकुलर मास सेम होगा। अरेंजमेंट बच्चों इसका डिफरेंट हो सकता है, दो तो डिफरेंट होंगे, जो दो वाली यूनिट है इनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, बट मोलिकुलर मास इसका सेम हो जाएगा। तो मोलिकुलर मास सेम होगा और दो यूनिट डिफरेंट होगी, तो उसको हम बोलेंगे सूडो कायरल कार्बन, PCC। ठीक है बच्चों, तो इस वाले में यही देखना है कि टू यूनिट शुड बी डिफरेंट एंड टू यूनिट हैव, अदर टू यूनिट हैव सेम मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। ठीक है, अब बात करते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर के। तो बच्चों रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, जैसे कि हमारे पास दो एनेंशियोमर है, एक एनेंशियोमर A है, मॉलिक्यूल एक B है, तो यदि इनको हम मिक्स कर दे हमारे पास बन जाएगा AB। तो इसी को ही बोलते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर। तो मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर, मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर मॉलिक्यूल इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। तो बच्चों मान लो A वाला है, ये ऑप्टिकल रोटेशन शो कर रहा होगा 50 डिग्री, B वाला भी 50 डिग्री, तो इनका नेट रोटेशन है वो 0 हो जाएगा। मीन्स रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो रेसिमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव और हमारे पास मीजो है वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, बिकॉज इसमें 50% एक एनेंशियोमर हो जाएगा और 50% दूसरे वाला एनेंशियोमर होगा, तो इनका जो नेट रोटेशन है बच्चों वो 0 हो जाएगा, जिसके वजह से रेसिमिक मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं रिजोल्यूशन की। तो रिजोल्यूशन क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर से जस्ट अपोजिट है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है रेसिमिक मिक्सचर से हम यदि एनेंशियोमर को सेपरेट आउट कर लें तो उसको क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन बोलेंगे बच्चों। जैसे कि हमारे पास दो एनेंशियोमर है, एक A है और दूसरा B है, तो रेसिमिक मिक्सचर उसका क्या बना, रेसिमिक मिक्सचर उसका बना है AB। तो AB से यदि हम A को अलग कर लें, B को अलग कर लें, तो उस वाले केस में क्या मिलेगा, हमारे पास रिजोल्यूशन मिलेगा। जैसे कि AB हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर है, इससे हमने A को अलग कर लिया, B को अलग कर लिया,
तो सेपरेट आउट द एनेंटियोमर फ्रॉम द रेसिमिक मिक्सचर, इसको हम क्या बोल देंगे, रिजोल्यूशन। और बच्चों जो ये रिजोल्यूशन होगा ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये याद रखना। मतलब रेसिमिक मिक्सचर तो हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव था 50-50% वाला, तो इससे हमने जो दोनों यूनिट हैं उनको अलग अलग कर लिया। तो ये हमारे पास क्या, जो बीच में ए अलग बच गया, बी अलग बच गया, तो ये क्या बचेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव बचेगा। तो इसको हम बोलेंगे रिजोल्यूशन। अब सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिव के जो स्पेशल केस है उनको डिसाइड करते हैं, कैलकुलेशन को बाद में करेंगे। तो सबसे पहले स्पेशल केस क्या होते हैं ये देखो एक बार। एक सबसे पहले क्यूमिलीन का केस होता है। क्यूमिलीन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मॉलिक्यूल हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव होगा या फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी हमने क्यूमिलीन और स्पाइरीन के एग्जाम्पल देखे थे, तो उनमें हम किस तरीके से पता कर रहे थे, पहले ये देखो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में और ऑप्टिकल आइसोमर, क्यूमिलीन का केस देखो, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, AB CD, AB CD। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर में तो ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होने चाहिए और ऑप्टिकल आइसोमर में इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होने चाहिए। जो ये वाला होगा, ये मान लो px px है, तो ये वाला py py हो जाएगा। ये मान लो px px है, तो ये वाला p x px और ये वाला py py। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्यूमिलीन दोनों शो करेगा, ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा और ऑप्टिकल भी शो करेगा। ज्योमेट्रिकल कब शो करेगा, यदि ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, और ऑप्टिकल कब शो करेगा, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। और दूसरी कंडीशन A नॉट इज इक्वल टू B एंड C नॉट इज इक्वल टू D, ये तो कॉमन है ज्योमेट्रिकल के लिए भी और ऑप्टिकल के लिए भी। ठीक है बच्चों, आ गया समझ। सबसे पहले क्यूमिलीन में देखेंगे पाई बॉन्ड कितने हैं, यदि ओड है तो वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा और इवन है तो वो ऑप्टिकल शो करेगा। सेम बच्चों स्पाइरीन के केस में भी होता है। स्पाइरीन में हम रिंग देखते हैं, स्पाइरीन में हमने रिंग देखी, जिससे ये हमारे पास स्पाइरीन हो गया। अब बच्चों इसमें देखो, यहाँ A, ये B, ये C, ये D। पहले नंबर ऑफ रिंग देखो 1 2 एंड 3, ये हो गया ओड। 1 2 3 एंड 4, ये हो गया इवन। तो इस वाले केस में भी यही है, यदि इवन नंबर ऑफ रिंग होगी तो वो ऑप्टिकल होगा, और यदि ओड नंबर ऑफ रिंग है तो वो ज्योमेट्रिकल होगा। और जो दूसरे वाला केस है वो तो सेम है, A नॉट इज इक्वल टू B एंड C नॉट इज इक्वल टू D। तो ये क्यूमिलीन और स्पाइरीन के एग्जाम्पल हैं। मतलब जो मेन बेसिक चीज़ है वो ये है कि ये कब ज्योमेट्रिकल शो करेगा और कब ऑप्टिकल शो करेगा। एक होता है बच्चों बाइफिनाइल, बाइफिनाइल का केस। तो बाइफिनाइल में किस तरीके से होता है, जैसे कि ये हमारे पास है, ये बाइफिनाइल का केस होता है। तो बाइफिनाइल में बच्चों जो हमारे पास A, B, C एंड D, तो बाइफिनाइल में हमारे पास एटलीस्ट 3 बल्कि ग्रुप होने चाहिए, तभी वो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। जैसे कि जो हमारे पास B एंड D एटलीस्ट 3 बल्कि ग्रुप होने चाहिए, 3 बल्कि ग्रुप, तभी वो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा।
लेकिन बच्चों एक इसमें स्पेशल केस होता है, H, D एंड F, ये बल्कि ग्रुप नहीं होते हैं, बल्कि ग्रुप नहीं हैं। तो यदि हमसे ये पूछा जाए, ये बताओ ये वाला सैंपल, ये वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, तो किस तरीके से पता चलाएंगे। मान लो यहाँ दे दिया मिथाइल, यहाँ दे दिया इथाइल, यहाँ दे दिया CHO और यहाँ दे दिया COH, हाइड्रोजन मान लो। तो बच्चों हमारे पास कंडीशन है 3 बल्कि ग्रुप, तो मिथाइल भी बल्कि ग्रुप है, इथाइल भी एंड CHO भी, एक हाइड्रोजन ही तो बल्कि ग्रुप नहीं है। तो हमारे पास कंडीशन फुलफिल है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें 3 केस याद रखना, क्यूमिलीन का, स्पाइरीन का, बाइफिनाइल का। आपके सिलेबस में यही वाले 3 हैं कि हम किस तरीके से पता चलाएंगे कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आई थिंक आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंटियोमर एंड डायस्टेरियोमर की। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एनेंटियोमर और डायस्टेरियोमर होते क्या हैं। तो हमने पीछे यही पढ़ा है कि जो एनेंटियोमर होता है, एनेंटियोमर में क्या बताया, मिरर इमेज होगा बट सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। डायस्टेरियोमर में क्या बताया, ना तो मिरर इमेज होगा ना ही सुपर इम्पोजिबल होगा। तो बच्चों जो एनेंटियोमर हमारे पास होते हैं उनको हम, उसमें ऑलमोस्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब बच्चों बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सोलिबिलिटी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो जो एनेंटियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए हम इसको डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट आउट भी नहीं कर सकते। डिस्टिलेशन मेथड में सेपरेट आउट हम बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे ही करते हैं, लेकिन एनेंटियोमर में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। दैट्स वाई हम एनेंटियोमर को हम सेपरेट आउट भी नहीं कर सकते। इसमें सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी वजह से हम इसको कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन मेथड। और दूसरा हमारे पास इसी में ही यदि हम डायस्टेरियोमर की बात करें हैं तो डायस्टेरियोमर के केस में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं और इसको हम सेपरेट आउट भी कर सकते हैं डिस्टिलेशन मेथड से। ठीक है बच्चों, क्योंकि सबसे पहले आपको डेफिनेशन भी पता हो गई एनेंटियोमर डायस्टेरियोमर होती क्या है। और एनेंटियोमर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल प्रॉपर्टी शो करता है, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, सोलिबिलिटी हो, इसमें सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से, बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से हम डिस्टिलेशन मेथड बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से ही तो करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस होते हैं उसके बेसिस पे तो सेपरेट आउट करते हैं। तो हमने जो पढ़ा है कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट तो सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, तो हम सेपरेट आउट कैसे करेंगे। दैट्स वाई इसको डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं एनेंटियोमर को, बट ऑन द अदर साइड डायस्टेरियोमर को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं इस डिस्टिलेशन प्रोसेस से। अब बात करते हैं बच्चों कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये मॉलिक्यूल है, इसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो इसके 2-3 फॉर्मूले होते हैं, वो हम देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में हम कैलकुलेट कैसे करेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर को। तो बच्चों सबसे पहले इसमें 2 केस होती है, एक होता है अनसिमेट्रिकल और एक होता है सिमेट्रिकल का केस। तो सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो बताती हूँ, स्टीरियो सेंटर। यदि बच्चों आपके पास ये एग्जाम्पल हैं, इसमें पूछा है कि फाइंड आउट द स्टीरियो सेंटर। तो बच्चों स्टीरियो सेंटर में होता है सबसे पहले कायरल सेंटर प्लस डबल बॉन्ड जो एग्जिबिट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो कायरल सबसे पहले कायरल सेंटर ये वाला हो गया और ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। तो बच्चों यदि इसमें पूछा जाए स्टीरियो सेंटर इसमें फाइंड आउट करने हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टीरियो सेंटर के केस में जो ये वाली यूनिट है इसको हम अलग अलग कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले एक तो ये हो गई, इनको अलग अलग कंसिडर करने हैं तो ये इनको इंडिविजुअल ले लिया, तो इसका आंसर आएगा 3। यदि पूछा जाता हाउ मेनी आइसोमर, ये मॉलिक्यूल कितने आइसोमर शो करेगा, तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, जो ये वाली यूनिट है
इसको हम सिंगल कंसिडर करेंगे। यदि आइसोमर पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 2, और यदि स्टीरियो सेंटर पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 3, बिकॉज स्टीरियो सेंटर में हम इसको इंडिविजुअल काउंट करते हैं, बट आइसोमर में इसको हम एज ए यूनिट काउंट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। अब यदि बात करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, इसमें हम 3 केस पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, और दूसरा होगा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सिमेट्रिकल में 2 केस होंगे, एक तो इवन नंबर का और एक ओड नंबर का। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तो सबसे पहले व्हेन मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, तो इसमें किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे बच्चों। देखो, यदि हमारे पास पूछा जाए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने होंगे अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में एक्टिव, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n हो जाएगा नंबर ऑफ कायरल कार्बन विच एग्जिबिट द ऑप्टिकल आइसोमर। यदि इसी में पूछा जाए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, तो इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा 2 की पावर n। यदि हमारे पास मीजो पूछे जाएँ तो वो हो जाएंगे 0, और यदि रेसिमिक मिक्सचर पूछे जाएँ तो वो हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव डिवाइडेड बाई 2। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CHO, COH, H, OH, H, CH2OH। तो बच्चों इस मॉलिक्यूल में यदि हमसे पूछा जाए कि इसमें ये बताओ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, तो सबसे पहले हमने देखा ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, ऊपर CHO है, नीचे CH2OH है, तो ये पता चल गया अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल में फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n होता है बच्चों। तो n नंबर ऑफ कायरल कार्बन, n क्या होगा नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो इसमें कायरल कार्बन कितने हो गए 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, आ गया समझ। अब दूसरे वाला केस है, तब हम देखेंगे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, तो उस वाले केस में हम ऑप्टिकल आइसोमर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों जो सिमेट्रिकल होता है उसमें 2 केस होते हैं, एक इवन नंबर का केस और एक ओड नंबर का केस। वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो देखो। तब हमारे पास मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, तो उस वाले केस में हम ऑप्टिकल एक्टिव किसे कहेंगे। सबसे पहले बच्चों ये बताओ सिमेट्रिकल का मतलब आप क्या समझते हो। अब अनसिमेट्रिकल हम किस तरीके से पता चलाएंगे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, बताओ। तो बच्चों सिमेट्रिकल का मतलब यही होता है कि जो ऊपर यूनिट है सेम टू सेम वो यदि नीचे यूनिट हो, जैसे कि COHH, COHH, CH3, तो जो ऊपर यूनिट है सेम टू सेम नीचे यूनिट है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बच्चों। तो इसमें हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1। तो यहाँ पे n क्या है बच्चों, n वही है जितने भी मॉलिक्यूल कायरल कार्बन शो कर रहे होंगे उसको हम बोलेंगे n, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। जैसे यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 2 कायरल कार्बन हो जाएंगे। तो n में अब जितने भी कायरल कार्बन हैं वो वैल्यू पुट करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 हैं 1 और 2, तो 2 की पावर 2 - 1 प्लस 2 की पावर 2/2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 1, तो ये आंसर कितना आ गया 3। तो इसमें हम ऑप्टिकल आइसोमर कैसे काउंट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है, एक बार देखो। ये n इवन होगा तब ये वाला केस होता है, n ओड होगा तो हमारे पास डिफरेंट केस होता है। एक बार बच्चों इसको देखो, n ओड होगा तब किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो मैं बता ही रही हूँ अभी।
तो बच्चों यदि हमारे पास n ओड होगा तो उस वाले केस में ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल एक्टिव 2 की पावर n-1। इसमें फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1 और n ओड होगा तो हमारे पास होता है 2 की पावर n-1। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास टोटल ऑप्टिकल आइसोमर का है बच्चों, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। अब यदि बात करते हैं हम मीजो किस तरीके से निकालेंगे इस वाले फॉर्मूला में, जो यहाँ से याद रखना, जो इसमें पहले था ना वो यहाँ आ जाएगा और जो दूसरे नंबर पे है वो मीजो हो जाएगा। 2 की पावर n-1 पूरे का 2, ये मीजो होता है बच्चों। अब यदि हमें ऑप्टिकल एक्टिव निकालना हो, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n-1, मीजो का क्या है 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। और यदि हमें निकालना हो ऑप्टिकल एक्टिव तो ये किस तरीके से निकल जाएगा बच्चों, टोटल में से यदि मीजो माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव बच जाएगा। सो दीज आर द फॉर्मूला जिनकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे। ये इस तरीके से इसमें फाइंड आउट हो जाता है। इसके बाद इसमें कौन सा टॉपिक बचा है, बच्चों एक इसमें बचा है, यदि हमारे पास स्टीरियो आइसोमर पूछा जाए तो उस वाले केस में हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया तो इसमें बोल दिया कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो जैसे कि हमने शुरू वाली क्लास में ही पढ़ा था कि स्टीरियो आइसोमर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर। तो हम उस वाले केस में ज्योमेट्रिकल भी देखेंगे और ऑप्टिकल भी देखेंगे। जैसे कि हमारे पास बोल दिया फाइंड आउट स्टीरियो आइसोमर, तो इस वाले केस में बच्चों तुम्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर दोनों ही काउंट करने हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल इस वाले केस में दोनों काउंट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो n में क्या आ जाएगा, n में स्टीरियोजेनिक सेंटर इसको बोल रहे हैं। इसमें हम कायरल सेंटर प्लस डबल बॉन्ड विच एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इस वाले केस में बच्चों किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये वाला केस है CH3 COH CH डबल बॉन्ड CH2। मान लो ये वाला है CH3 CH2 तो इस वाले केस में हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला है 2 की पावर n। तो 2 की पावर n मतलब कायरल कार्बन कितने हैं, एक कायरल कार्बन और एक डबल बॉन्ड है जो कि क्या एग्जिबिट कर रहा है, स्टीरियोजेनिक सेंटर को एग्जिबिट कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 की पावर 2 मीन्स 4। इसी में यदि पूछा जाता फाइंड आउट द स्टीरियो सेंटर तो उस वाले केस में हम इसको 2 कंसिडर करते, अलग अलग यूनिट कंसिडर करते। बट यदि हमारे पास स्टीरियो आइसोमर पूछा जा रहा है तब हम इसको एक ही यूनिट कंसिडर करेंगे बच्चों। ठीक है, आगे समझ। इसमें भी 2 केस होते हैं, यदि हमारे पास ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 CH3 है। यदि हमारे पास सिमेट्रिकल का केस होता ना बच्चों, तो सिमेट्रिकल के केस में ये वाला फॉर्मूला मत लगाना, उसमें आपको अलग अलग बना के देखने पड़ेंगे तभी आता है। उसमें अनसिमेट्रिकल के केस में ये फॉर्मूला सिमेट्रिकल के केस में ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होता है। दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल ओनली इन अनसिमेट्रिकल में ये अप्लीकेबल होगा।
सो बच्चों ये कुछ केस थे जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर को। तो इस वाले वीडियो में हमने डी एंड एल, इरिथ्रोथ्रियो, मीजो, सूडोकाइरल सेंटर, रेसिमिक मिक्सचर, रिजोल्यूशन, कैलकुलेशन एंड क्यूमिलिन और स्पाइरेन और बाइफिनाइल के कुछ केसेस पढ़े जिनमें हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं। एंड देन हमने प्रॉपर्टी ऑफ एनेंटियोमर और डायस्टेरियोमर पढ़ी। ठीक है बच्चों, अब इसमें लास्ट पार्ट बचा है कन्फर्मेशन का, जिसमें हम कन्फर्मेशन के रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कब स्टैगर्ड फॉर्म होगी, कब एक्लिप्स फॉर्म होगी, कब फुली एक्लिप्स और कब एंटी स्टैगर्ड होगी। तो वो एक अलग टॉपिक है जो 3D में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे वीडियो आने तक के लिए बाय।